उसके पिताजी ने उसे कुछ दिनों पहले ही नई साइकिल लाकर दी थी। जाती थी। उन्हीं खेतों में एक बहुत पुराना घर बना हुआ था। माधवी को सदैव घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। माधवी अपने दोस्त अंजू से बोली, जब भी हम दोनों इस घर के समीप से गुजरते हैं, तू अपनी साइकिल की गति तेज क्यों कर देती है? बातें मत कर माधवी, जल्दी जल्दी साइकिल चला। डरती क्यों हो? अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस घर से बहुत घबराता है। उस शाम माधवी अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी, आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? पिताजी, खेतों के पास जो एक पुराना सा मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों पर मुझे हमेशा एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो मुझे और मेरी सहेली को स्कूल से आते और जाते हुए देखती रहती है। गांव के लोग उस औरत से इतना डरते क्यों हैं? उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझे तो उस पर बड़ी दया आती है। उसके आंसुओं पर मत जाना। वो खंडहर चक्रमणि वंशजों का है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर स्कूल जाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते से जाने नहीं देता। चक्रपाणी वंशज? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस घर में एक डायन रहा करती थी, जिसका नाम चक्रमणि था। जो औरत तुम्हें सीढ़ियों के पास बैठी हुई दिखाई देती है, वो उसी चक्रमणि वंशज की है। ये डायन खूनी प्रेत आत्माओं से शारीरिक संबंध बनाती है। इनके यहाँ पुत्र नहीं होता, केवल पुत्रियां होती हैं, और वो भी डायन ही होती है। जवान होने तक वो किसी भी इंसान को नजर नहीं आती, और जवान होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मार के खा जाती है। माधवी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई। जाने से पहले अंजू माधवी के घर पर आई। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी माधवी। मैं माँ और बाबूजी के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी चाची का देहांत हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या मुझे कुछ दिनों तक अकेले स्कूल जाना पड़ेगा? मजबूरी है माधवी, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए, तुम गलती से भी उस औरत से बात मत कर लेना। अच्छा, तो तुम यही कहने के लिए मेरे पास आई थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस औरत से बात किए बगैर मानोगी नहीं। माधवी। माधवी ने अपनी साइकिल ठीक उस घर की सीढ़ियों के सामने रोक दी और वो इधर उधर बुरी तरह से चौंक गई। उसने जब पलट कर देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रही। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो आज दिखाई नहीं दी। तुम जिस औरत की बात कर रही हो ना, वो औरत मेरी माँ है। कुछ दिन के लिए वो बाहर गई है। सुनो, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर थोड़ी दूर घुमा सकती हो? हाँ, लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ। अगर मैं स्कूल में लेट हो गई तो टीचर से डांट पड़ेगी। कामिनी को अपनी साइकिल के आगे बैठा लेती। कामिनी साइकिल पर कुछ ही देर बैठती थी और एक घने पेड़ के पास इशारा करके उतर जाती। कभी कभी मुझे लगता है कामिनी कि तुम सुबह से इसी पेड़ के पास बैठी रहती हो, घर वापस ही नहीं जाती। तुम इसी घने पेड़ के पास मिलती हो जहाँ मैं तुम्हें सुबह छोड़ती हूँ। एक दिन की बात है, स्कूल से वापस लौटते वक्त माधवी कामिनी को लेकर उसके घर के नजदीक पहुंची थी कि तभी जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कामिनी उसे अपने घर के अंदर ले गई। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? रात में कोई चोर और घुस आया तो? नहीं, मुझे सन्नाटे से ज्यादा आबादी से डर लगता है। और वैसे भी इस वीराने में भला चोर को आकर मिल। एग्जाम शुरू होने से पहले अंजू ठीक होकर घर लौट आई। अंजू के आने पर माधवी, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें उस औरत की बेटी यहीं पर मिलती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, और इस मकान पर भी ताला लटक रहा है। यही मेरी दोस्त कामिनी है। कामिनी अंजू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा क्रोध झलकता हुआ दिखा। क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी? माधवी ने कामिनी को अपनी साई बैठा लिया। कुछ ही देर में कामिनी का घर आ गया और कामिनी साइकिल से उतरकर चुपचाप घर चली गई। तभी अचानक जोरों से बारिश हुई। बारिश के रुकने तक हम दोनों कामिनी के घर पर रुक जाते हैं। माधवी अंजू घर के अंदर घुस गई, मगर जैसे ही अंजू ने घर के अंदर प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर भय से उसकी आंखें
आंखें पटी की पटी रह गई। तू तो बोल रही थी कि ये घर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंजू, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, मैं सही बोल रही थी। यहाँ से निकलते हैं माधवी, मुझे बाहर ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। और तेरी दोस्त कामिनी, वो कहाँ गायब हो गई? मेरी भी दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। माधवी ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके शरीर में डर की लहरें दौड़ने लगी और अंजू के दिमाग में सन्नाटे आने लगे। तुम्हारी इस दोस्त की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। सोचा था तुम्हारे रक्त में अपना रक्त मिलाकर मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगी। यदि उनके मित्र की कोई और मित्र हो तो दोनों की मौत निश्चित है, मतलब तुम्हारी और इस लड़की की। तो क्या तुमने अपनी माँ को मारकर खा लिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही नियति है। एक दिन मेरी संतान भी मुझे मारकर खा जाएगी। तभी उस खंडहर की छत से कामिनी की माँ की भयानक लाश नीचे गिर पड़ी। माधवी चीखते हुए अंजू से बोली, पिताजी सही थे अंजू, ये एक डायन है, चक्रपाणी डायन। इनके यहाँ यही परंपरा है, ये डायने अपनी ही माँ को खा जाती है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। तभी एक ही झटके में वो डायन ने अपने नाखून अंजू की गर्दन पर चला दिए। अंजू एक चीख के साथ तड़पती हुई वहीं पर शांत हो गई, लेकिन माधवी बहुत तीव्र फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गई। भागते हुए उस